आज के वीडियो में हमने यह समझा कि पितृसत्ता और जाति व्यवस्था दो ऐसे शिकंजे हैं जो भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति की अपनी देन है। ऐसे समय में जब ज्ञान को डीकोलोनाइज करने की कोशिशें करने का दंभ भरा जा रहा है, तब पितृसत्ता के उपनिवेश से भारतीय स्त्री को और जाति व्यवस्था के उपनिवेश से सभी को मुक्ति कब तक मिलेगी। साथियों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल जरूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक आत्मकथा पर बात करने जा रहा हूं। कुछ दिन पहले ही मैंने यह आत्मकथा पढ़ी। आत्मकथा का शीर्षक है शिकंजे का दर्द और इसकी लेखिका हैं सुशीला टागभोरे। सुशीला जी महाराष्ट्र के एक कॉलेज में हिंदी पढ़ाती थी। उनकी एक पहचान उनका वाल्मीकि होना भी है। जाति व्यवस्था ने उनके सामने अनेक बाधाएं खड़ी की, जिनके कारण विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने की यात्रा चुनौतियों से भरी रही। लेकिन उनके जीवन में ब्राह्मणवादी व्यवस्था के साथ साथ पितृसत्ता ने भी बाधाएं खड़ी की। भारतीय लोग अनेक तरह के शिकंजों का दर्द झेलते हैं। इनमें से अनेक शिकंजे भारतीय लोगों द्वारा भारतीय लोगों के लिए खोजे गए। इनमें से दो शिकंजे बेहद मजबूत हैं, लेकिन अगर उनकी मजबूती की तुलना की जाए तो एक शिकंजा दूसरे की तुलना में ज़्यादा दर्द देने वाला है। इनमें से एक शिकंजे का नाम है पितृसत्ता और दूसरे का नाम है जाति। पितृसत्ता का शिकंजा जाति के शिकंजे में मिल जाता है, तब वर्ण व्यवस्था के अलग अलग पायदान पर जन्मी महिलाओं के लिए पितृसत्ता के शिकंजे के दर्द की मात्रा अलग अलग होती है। फॉर्मल लेवल पर भले ही अनेक मामलों में पितृसत्ता और जातिगत उत्पीड़न पर रोक लग गई हो, लेकिन सोशल लेवल पर पितृसत्ता और जातिगत उत्पीड़न पर भारत का समाज उतनी जोरदार चोट नहीं कर पाया जितनी जोरदार चोट मारी जानी चाहिए थी। हालांकि आज़ादी के दिन से लेकर अब तक भारत में साक्षरता की दर लगातार बढ़ रही है। उच्च शिक्षा का प्रसार भी काफ़ी बढ़ा है, लेकिन इतनी शिक्षा के बावजूद भी पितृसत्ता और जातिगत उत्पीड़न में अपेक्षित कमी नहीं आई है। इससे यह भी पता चलता है कि हमारा ध्यान शिक्षा के प्रसार पर तो है, लेकिन उसके जरिए संवैधानिक नागरिक बनाने पर कम है। आत्मकथाओं के जरिए हमें समाज में काम कर रही उत्पीड़न की संरचनाओं और प्रक्रियाओं के उदाहरणों के दस्तावेज मिलते हैं। ये उदाहरण केवल निरक्षर लोगों से ही नहीं, साक्षर लोगों से भी जुड़े होते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम है जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन में बताते हैं कि कैसे स्कूल में पढ़ने वाले लड़कों के साथ साथ शिक्षक भी उनके साथ जातिगत भेदभाव और जातीय हिंसा करते थे। अब यह कम जरूर हुआ है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन और सुशीला टागभोरे की शिकंजे का दर्द, दोनों ही में उत्पीड़न और संघर्ष की गाथाएं मिलती हैं। लेकिन दोनों को पढ़ने के बाद कहा जा सकता है कि सुशीला टागभोरे ने दोहरा उत्पीड़न झेला, जबकि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने एक प्रकार का उत्पीड़न झेला। ओम प्रकाश वाल्मीकि को पितृसत्ता का उत्पीड़न नहीं झेलना पड़ा, क्योंकि ओम प्रकाश वाल्मीकि पुरुष थे, वे दलित थे, इसलिए उन्हें जातिगत उत्पीड़न झेलना पड़ा। सुशीला टागभोरे को दो तरह के उत्पीड़न झेलने पड़े। वे स्त्री हैं, इस कारण उन्हें पितृसत्ता का उत्पीड़न झेलना पड़ा। वे दलित हैं, इसलिए उन्हें जातिगत उत्पीड़न भी झेलना पड़ा। जेंडर स्टडीज में एक अवधारणा है इंटरसेक्शनैलिटीज। सुशीला जी की आत्मकथा जाति और सेक्स की इंटरसेक्शनैलिटी को समझने में मदद करती है। इंटरसेक्शनैलिटी शब्द का उपयोग सबसे पहले 1989 में किम्बरले क्रेशा ने किया था। इस शब्द के जरिए उन्होंने उस परिघटना को समझाया जो कि रंगभेदी समाज में व्हाइट और ब्लैक महिलाओं में अंतर के रूप में घटित होता है। भारत में भी महिला केवल महिला नहीं होती, वह अनेक सामाजिक समूहों और उनसे जुड़ी पहचानों में बटी होती है। इंटरसेक्शनैलिटीज के कारण अलग अलग समूह और पहचानों से जुड़ी महिलाओं के हिस्से पितृसत्ता और जातिगत भेदभाव अलग अलग मात्राओं में आता है।
इंटरसेक्शनलिटी की अवधारणा को समझने के लिए क्रेशा का ये वाला रिसर्च पेपर पढ़ा जा सकता है। सुशीला जी की आत्मकथा शिकंजे का दर्द में आपको कास्ट और सेक्स की इंटरसेक्शनलिटी के अनेक उदाहरण मिलेंगे। इसलिए उत्पीड़न को समझने के लिए उनकी आत्मकथा ओम प्रकाश वाल्मीकि से ज्यादा समाजशास्त्रीय संभावनाएं लिए हुए हैं। डॉक्टर अंबेडकर की दिखाई राह पर चलने की दृष्टि से भी सुशीला जी की आत्मकथा ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा से ज्यादा समृद्ध है। डॉक्टर अंबेडकर का मत था कि ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की से लड़ने की दो जगहें हैं, सड़क और घर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दलित सड़क पर तो ब्राह्मणवाद का विरोध करें, लेकिन घर के अंदर अपनी पत्नी से ब्राह्मणवादी पितृसत्ता को आत्मसात करके व्यवहार करें। 1942 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस वीमेंस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, शादी करने की जल्दबाजी मत मचाओ, क्योंकि शादी एक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इन बातों में से एक बात यह है कि जो भी लड़की शादी करती है वह दावा करे कि वह अपने पति की दोस्त है और बराबर है। लड़की को पति की दासी होने से इनकार कर देना चाहिए। एक तरफ जहां ब्राह्मणवादी पितृसत्ता पत्नी को पति की दासी मानती है, वहीं डॉक्टर अंबेडकर का मत था कि पत्नी को चाहिए कि वह पति की दासी होने से इनकार कर दे। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी पुरुष थे, इसलिए उन्होंने दलित स्त्री होने के दर्द को नहीं झेला, इसलिए उनकी आत्मकथा में वो दर्द छलका नहीं। सुशीला जी ने जाति और पितृसत्ता दोनों शिकंजों की चुभन को जिया और इसलिए उनके लेखन में उनका दर्द छलका है। जूठन की तुलना में शिकंजे का दर्द नामक आत्मकथा ज्यादा अम्बेडकराइट है, क्योंकि वह दलित समुदाय के लोगों को घर के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर ब्राह्मणवादी संरचनाओं को समझने और उनसे मुक्ति की दिशा में ले जाने की संभावनाएं रखती है। समाज और दलित समाज में फैली पितृसत्ता से जुड़े कुछ उदाहरण शिकंजे का दर्द आत्मकथा से ले रहा हूं। उदाहरण एक, बात उस समय है कि जब सुशीला जी बीएड कर रही थी और उनका पति स्कूल में टीचर था। जब वो स्कूल से या बाहर से घर लौटता तो सुशीला जी के सामने अपने पैर बढ़ाता। कई बार जब सुशीला जी का ध्यान उनके जूते की तरफ नहीं जाता तो वो इशारा करके जूते उतारने के लिए कहता। सुशीला जी चुपचाप उसके पैरों के पास बैठकर जूते और जुराब उतारती। यह बात उन्हें अजीब लगती, लेकिन उनका पति होने के अधिकार के तहत ऐसा करवाता था। उदाहरण दो, सुशीला जी लिखती हैं कि अन्याय के सामने झुकना गलत बात है। कई बार लोग गलत बातों को परंपरा मानकर चलते रहते हैं। वे लिखती हैं कि मैं भी डरी सहमी रहती थी। ये वो जमाना था जब निडरता के साथ अत्याचार किए जाते थे। ये बात उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कहते हैं कि पुराना जमाना अच्छा था और नया जमाना खराब है। वो लिखती है कि एक दिन उनका पति स्कूल से शाम को घर आया। उस समय वे किचन में नीचे बैठकर थाली में रोटी सब्जी खा रही थी। जाने किस बात पर पति की अपनी माँ और बहन से तकरार शुरू हो गई। पति किचन में घुसा और उनकी थाली पर लात मार दी। थाली दूर जाकर गिरी, सब्जी रोटी नीचे बिखर गई। सुशीला जी चुपचाप देखती रह गई। उन्होंने अपने आप से पूछा, खाना खाते समय क्या कोई किसी की थाली पर इस तरह लात मारता है? वो रोने लगी। तभी उन्हें याद आया कि खाते समय किसी की थाली पर लात मारने से लात मारने वाले को पाप लगता है। यह सोचकर कि अपने पति को पाप से बचाना चाहिए, उन्होंने थाली उठाकर उसमें नीचे गिरी सब्जी रोटी रखी और उसमें से एक टुकड़ा खा लिया। उदाहरण 3, सुशीला जी लिखती हैं कि उनका पति छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता था, जैसे खाना परोसने में देर होने पर या किसी भी बात से नाराज होने पर वह खाना नहीं खाता था। तब उसे घंटों मनाना पड़ता था। कभी कभी तो वह साफ साफ कह देता था कि मेरे पैरों पर अपना सिर रखकर माफी मांग, तब मैं तेरी बात मानूंगा।
उसके लिए सिर्फ हाथों से पैर छूकर माफी मांगना पर्याप्त नहीं होता था। वो उनका सर अपने कदमों पर रखवाने के बाद ही सुशीला जी को माफ करता था। यह बात उन्हें अजीब लगती थी, मगर वो उसकी इतनी परवाह करती ही क्यों थी, उससे इतना डरती ही क्यों थी? इसका जवाब था भयंकर मारपीट से बचना। इसके बदले में वे अपना सर उसके कदमों में रख देती थी। उदाहरण 4, सुशीला जी लिखती हैं कि एक दिन सुबह 9-10 बजे किचन में चाय बनाते हुए वे खर्चे की बात पर बड़बड़ा रही थीं और अपने पति से जवाब तलब कर रही थी। उनका पति हाल में सोफे पर बैठा सुन रहा था। अपनी बात कहते कहते वे उसके लिए चाय लेकर सामने रखी टी टेबल के पास आई। तभी पति ने अपने पैरों के पास रखी बाटा की एक चप्पल उठाकर टी टेबल पर रख दी और गुस्से के साथ बोला, अब बोल, क्या बोलना है? अपनी आत्मकथा में सुशीला जी जिन शिकंजों की बात कर रही हैं, उनमें से एक शिकंजा पितृसत्ता का है, जिसके 4 उदाहरण अभी आपके सामने रखे गए। हिंसा और गुंडागर्दी में लिप्त उदाहरण, जिन्हें गुंडागर्दी के आरोप में जेल में होना चाहिए, उनके पैरों पर सर रखा जा रहा है। उदाहरण में पति की करतूतें किसी हिंदी फिल्म के विलन जैसी लगती हैं, जो आम लोगों को अपने पैरों पर झुकने के लिए मजबूर करता है। घरेलू गुंडों को पूजने की संस्कृति भारत की अपनी संस्कृति है। यह संस्कृति किसी बाहरी औपनिवेशिक सत्ता ने हम पर थोपी नहीं है। हमने तो घर में ही एक उपनिवेश बना रखा है और पति को औपनिवेशिक शासक, पति की औपनिवेशिक सत्ता को वाजिब ठहराने के लिए भारतीयों ने धर्म का खूब इस्तेमाल किया है। घरेलू गुंडों के खिलाफ संघर्ष में फॉर्मल लेवल पर कुछ सफलता मिली है, लेकिन सोशल लेवल पर अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हमारे आसपास ऐसे सैकड़ों बाबा हैं जो धर्म के नाम पर दिन रात घरेलू गुंडों को गुंडा बने रहने का प्रवचन देते रहते हैं। हमारे घरों में पत्नी उपनिवेश है और पति औपनिवेशिक सत्ता है। भारत एक देश के रूप में अंग्रेजों की औपनिवेशिक सत्ता से तो मुक्त हो गया, लेकिन भारत की महिलाओं को अभी पति नाम की औपनिवेशिक सत्ता से मुक्त होना है। अब हम बात करते हैं इस किताब में दिए गए कुछ सकारात्मक परिवर्तनों की, जिसे यूनाइटेड नेशंस जो हैं पॉजिटिव सोशलाइजेशन के तौर पर पेश करता है। उदाहरण 5, अपनी आत्मकथा में वो एक अन्य घटना का बयान करती हैं। दशहरे के बाद की बात है। चचिया ससुर की 2 बेटियां कमला और रमल्ला उनके घर आई थीं। चाय नाश्ता खाना हुआ। दोनों बहनें भाई के साथ बात कर रही थीं। वे उनसे दूर बैठी थीं। अचानक रमलाबाई धीरे से चीखी, जैसे उनके शरीर में देवी आ रही हो। उसे देखकर कमलाबाई भी झूमने लगी। उनका पति उन्हें देख रहा था। वे उन पर ध्यान नहीं दे रही थी। तभी रमलाबाई ने ऊंची आवाज में पुकार कर कहा, ऐ शीला, तू जानती है हम कौन हैं? हमारी सेवा कर, तेरा भला होगा। कमलाबाई ने उनसे कहा कि तू देवी के नाम का दीपक रोज जलाना, पानी से भरे कलश के ऊपर नारियल रखकर पूजा की जगह रखना। हमारी सेवा करने से तेरा भला होगा। सुशीला जी चुपचाप उन्हें देखती रही। उस समय उनके मन में उन लड़कियों के प्रति ना तो भक्ति थी, न ही उनसे भय लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि यह सब नाटक चल रहा है। इनको चुप देख रमलाबाई गुस्से से बोली, ऐ क्या कह रहे हैं तेरे से? समझी नहीं? चल माफी मांग। वे उनकी हरकतों को देख रही थी, उनकी बातें भी सुन रही थी, मगर जब माफी मांगने के लिए बार बार कहा गया तो उन्हें गुस्सा आने लगा। इन्होंने सोचा कि ये माफी क्यों मांगे, इनकी क्या गलती है। उन दोनों बहनों ने गुस्से से कहा कि माफी मांग, माफी मांग। उनका पति भी माफी मांगने के लिए कहने लगा। सबकी सुनते सुनते अचानक उन्हें बहुत जोर से गुस्सा आ गया। वे दोनों बहनों के पास जाकर बैठ गईं और दोनों के बीच फर्श पर जोर से हथेली की थाप मारकर गुस्से के साथ बोली, मैं माफी क्यों मांगूं? अत्यधिक गुस्से के कारण उनकी आवाज बहुत ऊंची हो गई। उनका गुस्सा देखकर वो दोनों बहनें सहम गईं। उन पर चढ़ी देवी ऐसे भागी जैसे गधे के सिर से सींग। सुशीला जी लिखती हैं कि पितृसत्ता प्रधान भारतीय समाज में स्त्रियों को बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता।
उनकी प्रताड़ना और शोषण को पारिवारिक और व्यक्तिगत माना जाता है। स्त्रियां अपने शोषण उत्पीड़न की बातें बताएं, इसे भी पुरुषों ने अच्छा नहीं माना। मरे से मरा पुरुष भी अपनी पत्नी के सामने अपने आप को शक्ति और अधिकार संपन्न सर्वे सर्वा मानता है। वे लिखती हैं कि मैं आर्थिक शोषण और घरेलू हिंसा की शिकार थी। उनके पति ने यह नीति अपना ली थी कि वो अपने वेतन का हिसाब कभी नहीं बताता था, लेकिन इनका पूरा वेतन ले लेता था। मुझे इनको पता ही नहीं चलता था कि कहाँ क्या खर्च हो रहा है। वो चाहता था कि वो अपना पूरा वेतन हमेशा उन्हें देती रहे और कभी कोई हिसाब ना मांगे। कोई भी सवाल करने पर वे पति के हाथों हिंसा का शिकार बन जाती थी। छोटी सी बात होने पर उनका पति छड़ी उठा लेता था। वो छड़ी को हमेशा संभाल कर रखता था। वे लिखती हैं कि मेरे साथ घर में मारपीट, गाली गलौज सब कुछ हुआ। बाल पकड़कर खींचना, लातों से मारना, गर्दन पर मुक्के मारना, पीठ में घूंसे मारना, मार के निशान कई दिनों तक उनके शरीर पर रहते थे। मार खाने के बाद उनका सर घंटों चकराता था। उन्हें लगता था जैसे वे हवा में उड़ रही हैं। उन्हें लगता था कि वे जमीन पर फिसल रही हैं। लगता कि बड़े बड़े पत्थर उनकी तरफ लुढ़कते आ रहे हैं। लगता कि कोई भागता हुआ हाथी अचानक उनके सिर पर पैर रखकर उन्हें कुचल रहा है। उन्हें शक होता कि लगातार बाल पकड़कर मारने से कहीं वे पागल तो नहीं हो गई हैं। वे पति का विरोध नहीं कर पाती थी क्योंकि वो भयभीत करके कमजोर बनाने का हुनर जानता था। भय के कारण उनके हाथ पैर कांपने लगते। उनके शरीर में कोई ताकत नहीं बचती थी। उनके साथ जो हो रहा था वह कोई नई बात नहीं थी। उनके जैसी बहुत सी महिलाओं के साथ इससे कम या ज्यादा हिंसा होती थी। उनके वेतन पर उनका पति अपना पूरा अधिकार समझता था। डांट फटकार, मारपीट होना भी आम बात थी। सामाजिक मानसिकता के रूप में व्याप्त इस पुरुष प्रवृत्ति को लोग सहज रूप से देखते थे। उन दिनों उनको इन बातों का इतना बुरा नहीं लगता था, लेकिन अब लगता है उनके साथ यह सब अन्याय क्यों हो रहा है। कई महीनों तक उनको पता ही नहीं चलता था कि उनको भी तनख्वाह मिलती है। वे भी कमाती हैं। घर का काम करना, नौकरी पर जाना, नौकरी से आकर घर के काम करना, बस यही रहता था। न कभी कोई हिसाब मिला, न कभी कोई अपने हिस्से का लाभ। उनके स्कूल की 2 टीचर्स उन्हें हमेशा समझाती थी कि उन्हें अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए अपने पति पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तुम अपना पैसा खुद निकाला करो और खुद ही संभालो, ऐसा वो टीचर समझाती थी। लेकिन तब तक उनको इतना भी करने की हिम्मत नहीं थी। उनकी बैंक की पासबुक, चेकबुक और सब रुपए पैसे उनके पति के पास ही रहते थे। यानी उनके परिवार के अंदर आर्थिक उपनिवेश बनाने का एक तंत्र काम कर रहा था। वे लिखते हैं कि पीएचडी प्राप्त कॉलेज की प्रोफेसर होने के बाद भी मैं इस तरह की हिंसा, अन्याय और उत्पीड़न सहती रही। उनके साथ लगातार यह सब होता रहा। उनके मन में पति से अलग होने का विचार कई बार आया। कभी कभी वो सोचती थी कि नौकरी के रहते उन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, लेकिन वे अपने विचार पर कभी अमल नहीं कर सकी। वो कॉलेज की प्रोफेसर थी, लेकिन उनको बैंक से तनख्वाह लानी नहीं आती थी, क्योंकि पैसे के मामले में उनका पति उनको इतना ज़्यादा डरा धमका कर रखता था कि वे कभी सोच ही नहीं पाई कि बैंक से पैसा लाना एक सामान्य सी बात है। वे कॉलेज जाने के लिए रोज पति से बस के किराए मांगती थी, लेकिन शिक्षा और नौकरी ने उनका साथ दिया और 1990 के बाद उनमें साहस आने लगा। अब वे अपनी चेकबुक और पासबुक अपने पास रखने लगी। अब वे बैंक जाकर रुपए खुद निकालने लगी। बैंक से निकाला हुआ पैसा जब वह अपने पति को देती तो बड़े बेमन से रुपया लेकर गुस्से से अलमारी में पटक देता। इस बात पर उनका पति से झगड़ा होता। वह अक्सर कहता कि मेरे सामने तू कुछ भी नहीं है, तेरी औकात सिर्फ एक बर्तन मांजने वाली नौकरानी के बराबर है। उनके लिए सुशीला जी की शिक्षा, डिग्री, नौकरी आदि की कोई अहमियत नहीं थी। उनके पति को उनके पढ़ने लिखने से भी दिक्कत थी। वो अपने बच्चों से कहा करता कि जितना पैसा सुशीला जी ने अपनी किताबों पर खर्च किया, उतना पैसा अगर बचा लिया जाता या बच्चों पर खर्च किया जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन अब दिन फिरने लगे थे। वे साफ शब्दों में कहने लगी कि यदि वे नौकरी नहीं करती तब क्या उनका पति बच्चों पर उतना खर्च कर पाता जितना अब हो रहा है। अब वे
कहने लगी थी कि पढ़ने लिखने में उन्हें खुशी मिलती है और वे अपनी खुशी के लिए खर्च करेंगी। जाति भेद का अन्याय और नारी शोषण सदियों से हो रहे हैं। दोनों ही दर्द साथ साथ मिलते रहे। फ्लैट में रहने के समय की बातें भी दर्द की तरह सालती रहीं। असल में यह शिकंजा आजकल का या उस कालखंड का नहीं था। यह तो सदियों पुराना है, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था को पूरी तरह जकड़े हुए है। उस शिकंजे की जकड़न में रहते हुए शूद्र अछूतों का जीवन कष्ट और अपमान से पीड़ित रहा। साथ ही समाज में नारी की स्थिति हमेशा निर्बल और असहाय रही। समाज में परंपरा के रूप में स्त्रियां न तो संपत्ति की अधिकारी हो सकती थी और न ही घर की मुखिया। चाहे वे शिक्षित हों, स्वावलंबी हों, संपन्न हों, उन्हें सभी सुविधाएं प्राप्त हों, फिर भी घर का मालिक पुरुष ही होता था। पुरुष अपनी सत्ता को कभी ताकत से, कभी जिम्मेदारी से और कभी छल कपट से हमेशा अपने अधिकार में रखते हैं। यह बात उनके साथ भी थी और वे इस स्थिति को बहुत सहज रूप में जी रही थी। भविष्य में मेरी हालत अधिक खराब हो सकती थी, बिल्कुल निर्बल अबला की तरह, मगर उन्होंने समय पर अपनी स्थिति को समझा और अपने अधिकार, अपनी सत्ता को खुद अपने हाथों में लेना शुरू किया। इसके लिए उन्हें एक लंबा सफर तय करना पड़ा कि वे खर्चे का हिसाब देखने लगी और अपना रुपया अपने पास रखने लगी। कुछ नासमझ और कुछ चालाक लोग ये झूठ फैलाते हैं कि महिलाओं द्वारा अपने दुख दर्द को सार्वजनिक करना और अपने लिए अधिकारों की मांग करना एक विदेशी अवधारणा है। ऐसे लोगों को थेरी गाथाएं पढ़नी चाहिए। बहुत ही सरल लेकिन पक्का लिटमस टेस्ट है कि पति द्वारा हिंसा और उत्पीड़न अगर स्वदेशी है तो उसका प्रतिकार भी स्वदेशी ही हो सकता है, क्योंकि जुल्म के साथ ही उसकी चोट के निशान भी उभरते हैं और साथ ही जुल्म से मुक्त होने की कामना भी उन निशानों को देख देख कर पैदा होती है। अब आते हैं इस आत्मकथा पर बात करते हुए हम दूसरे हिस्से पर। दूसरा हिस्सा है दूसरे शिकंजे का और दूसरा शिकंजा है इस किताब के हिसाब से जाति व्यवस्था का। अब सुशीला जी की आत्मकथा में दर्ज दूसरे शिकंजे से जुड़े कुछ उदाहरणों पर बात करते हैं। यह शिकंजा भी बेहद मजबूत और उत्पीड़नकारी है। यह शिकंजा है ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था का। उदाहरण 1, सुशीला जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि एक दिन सुबह वह अपने घर का आंगन झाड़ रही थी। पड़ोस की महिला भी अपना आंगन झाड़ने के लिए बाहर आई। उसका पति पान का ठेला लगाता है। वे दोनों आपस में बात करने लगी। वे बात कर ही रही थी, तभी वहां एक भिखारी झोली लेकर के आ गया। वह धर्म के नाम पर भीख मांग रहा था। पड़ोसन भिक्षा लेने अंदर चली गई। मैं उस भिखारी को देख रही थी। तभी सामने के घर की महिला ने भिखारी को आवाज देकर बुलाया। वह भिक्षा पहले ही दे चुकी थी, अब कोई नेक सलाह देना चाहती थी। भिखारी उसके पास वापस गया। पड़ोसन ने एक कटोरा आटा उसकी झोली में डाला। अपने बरामदे से मैंने देखा और सुना कि पड़ोसन भिखारी से हमारे घर की ओर इशारा करके कह रही है, महाराज जी उस घर की भिक्षा मत लेना, वहां जमादारन रहती है। यह सुनते ही इनके कानों में बम जैसा फटा। उनका सर झन्ना गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने कनपटी पर जोर से चोट मार दी है। उस औरत को पता था कि सुशीला जी उस समय हाई स्कूल में शिक्षिका है। फिर भी सवर्ण मानसिकता के कारण जाति से और ऊंच नीच के भेदभाव से उसने सुशीला जी को बस जमादारा नहीं समझा। पड़ोसन की बात सुनकर उस भिखारी ने सर हिलाकर कहा, अच्छा हुआ माताजी आपने बता दिया, मैं भला उनके घर का आटा कैसे ले सकता हूँ। सुशीला जी लिखती हैं, भिखारी चला गया, पड़ोसन महिला भी अंदर चली गई, मगर मैं वहीं बरामदे पर खड़ी सोचती रही। मैंने सोचा कि इस मोहल्ले में ऊंची जाति की कहलाने वाली एक भी महिला ग्रेजुएट नहीं है, शायद मैट्रिक भी नहीं होगी। वे घर का काम करने वाली बाई जैसी दिखती हैं, फिर भी उनमें उच्च जाति का अभिमान था। वे मुझे स्कूल में अध्यापन के लिए जाते हुए देखती थी, मगर इस बात का उनके लिए कोई महत्व नहीं था। उनकी नज़र में याद रखने की बात सिर्फ
जाति थी। इस घटना को पढ़कर जातिवादी लोगों का वह कुतर्क याद आता है जिसमें वे कहते हैं कि जातिगत उत्पीड़न जैसी कोई चीज नहीं होती। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 10% का आरक्षण की व्यवस्था करते हुए भी यही तर्क दिया गया कि जो कुछ है वह वर्ग है, जाति जैसी कोई चीज अब भारतीय समाज में मिलती नहीं है। लेकिन इस उदाहरण में हमें साफ दिख रहा है कि एक अनपढ़ औरत एक स्कूल टीचर का अपमान केवल इसलिए कर रही है क्योंकि वह अपने आप को स्कूल टीचर की तुलना में उच्च जाति का मानती है। यह उदाहरण कास्ट और सेक्स की इंटरसेक्शनलिटी को समझने में मदद करता है। इस उदाहरण में दो महिलाएं हैं, लेकिन जाति व्यवस्था के अलग अलग पायदान पर होने की वजह से उनके हिस्से में अपमान और सम्मान का आना या ना आना जाति के द्वारा तय हो रहा है। ऐसे समय में जब ज्ञान को डीकोलोनाइज करने की कोशिशें करने का दंभ भरा जा रहा है, तब पितृसत्ता के उपनिवेश से भारतीय स्त्री को और जाति व्यवस्था के उपनिवेश से सभी को मुक्ति कब मिलेगी? तो साथियों, आज के वीडियो में हमने यह समझा कि पितृसत्ता और जाति व्यवस्था दो ऐसे शिकंजे हैं जो भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति की अपनी देन है। ऐसे समय में जब ज्ञान को डीकोलोनाइज करने की कोशिशें करने का दंभ भरा जा रहा है, तब पितृसत्ता के उपनिवेश से भारतीय स्त्री को और जाति व्यवस्था के उपनिवेश से सभी को मुक्ति कब तक मिलेगी? नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह रावत।